नमस्कार। और आज के इस हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसलिए आज हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष मेहमान हमारे पास उपस्थित है, अतिथि। अगर मैं उसे ठीक करूं। और मैं शुरू करने से पहले एक चुटकुले के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि उसके बाद सर हमें बताएंगे कि हिंदी दिवस के बारे में और हिंदी के बारे में, हिंदी के बंधन, सीमा और साधन क्या हैं, उसके बारे में वो हमें बताएंगे। तो एक वकील साहब गए बैंक में, जहां उन्हें एक फॉर्म दिया गया, उन्हें साइन करना था, जिस पे लिखा था नमूने के हस्ताक्षर। तो उन्होंने जो ये ट्रांसलेशन था स्पेसिमेन सिग्नेचर का, जो उन्होंने उस पर बहुत उन्हें आपत्ति हुई और उन्होंने बहुत शोर मचाया और बैंक वालों को आखिर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर बैंक वालों ने फॉर्म चेंज करके उस पर लिखा हस्ताक्षर के नमूने। तो ये हिंदी की ये सरलता है, सहजता है और सबलता भी है। अब मैं सर का परिचय कराऊंगी। सोपान जोशी जी दिल्ली में रहने वाले एक स्वतंत्र पत्रकार और लेखक हैं। उन्होंने 1996 में अंग्रेज़ी साहित्य में एमए करने के बाद पत्रकारिता में प्रवेश किया। उन्होंने कई प्रकाशनों के लिए लेखन और संपादन किया है। जोशी जी ने भूमि और कृषि, जल और वाणिज्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और विज्ञान, स्वदेशी लोग और पर्यावरण पर रिपोर्टिंग की है। उनकी लेखन रुचियों में यात्रा और रोमांच, खेल और मोटरिंग, धर्म और राजनीति शामिल हैं। उन्होंने 6 तथज्ञ किताबें लिखी हैं। सोपान जोशी जी सुपरिचित पत्रकार हैं। उन्होंने पर्यावरण पर जल, थल, मल जैसी विलक्षण किताबें बुनी हैं। वे जीव विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा और गांधीवादी विषयों पर बोलते हैं और अक्सर अपने नवाचारी विचारों से चमत्कृत कर देते हैं। बच्चों के लिए 3 किताबें मुख्य हैं: बापू की पाती, एक था मोहन और शिवपुत्र की कथा, कुमार गंधर्व की जीवनी, ये उन्होंने लिखी हैं। और अब उन्होंने एक लिखी है मैंजीफेरा इंडिका, अ बायोग्राफी ऑफ द मैंगो हॉल। इनमें इनकी एक प्रसिद्ध बेस्ट सेलर पुस्तक है। सर, अब आपके पास। नहीं, उससे पहले मैं उनको सम्मानित करूंगी। मल्लिका जी और सभा में बैठे सभी लोगों को नमस्कार। पहले मुझ पे जो 2 आरोप लगे उनका मैं खंडन कर दूं। विशेष अतिथि, तो विशेष शब्द को अगर हम खोलेंगे तो चीफ नहीं, जो शेष से अलग होता है, और मेरी पत्रकारिता शेष की पत्रकारिता है। और दूसरा, मैं अतिथि नहीं हूँ। तारीख हम लोगों ने देख समझ के पार्थ के साथ तय की थी। तो जी, तो मुझे पहले मतलब विशेषता से और आतिथ्य से मुक्त किया जाए। जब से यहाँ आया हूँ तब से जितना अपनापन मिला है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर घराती ही माना जाऊँगा, बाराती नहीं हूँ। यहाँ कोई गुजराती सेवी है? गुजराती में ये चलता है शब्द क्या, गुजराती सेवी? गुजराती सेवी जी, मतलब जिसको गुजराती में रुचि हो, जो गुजराती भाषा की सेवा करता हो। ये ये जहां तक मैं जानता हूं केवल हिंदी में होता है और किसी भाषा को सेवकों की जरूरत नहीं होती। और ये हिंदी दिवस पर सबसे पहले याद करने लायक बात है, क्योंकि ऐसे लोग मिलते हैं
जो अपने परिचय में कहते हैं कि मैं हिंदी सेवी हूं। जी। मैं आपको पहले बता दूं, मैं हिंदी सेवी नहीं हूं। मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मेरी माँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है। आपने देखा होगा मातृभाषा पूछी जाती है, पितृभाषा नहीं पूछता कोई। इसका कारण, इसका कारण आपको मिलेगा जीव शास्त्र में। हम जिस जीव परिवार में आते हैं, मैमल्स, उसमें माँ की भूमिका केंद्रीय है और उसमें बच्चे की शिक्षा माँ से ही शुरू होती है। ये केवल हमारा नहीं है। भालू, चूहा, शेर, ये सब बुनियादी बातें अपनी माँ से सीखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मेरी माँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है। मेरी माँ की मातृभाषा है शेखावाटी। और उनको अगर कोई भी शेखावाटी में बोले उनके साथ, या राजस्थान की किसी दूसरी भाषा में बोले, मारवाड़ी में बोले, मेवाती में बोले, हड़ौती में बोले, तो उनका वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाता है। और मैंने कभी नापा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एक्साइटमेंट में। तो उनको ऐसा आनंद आता है कोई अपनी भाषा में बात करे, तो एकदम एक तरह का उत्स होता है। मेरे पिता हिंदी के पत्रकार थे। यहाँ पर प्रकाश भाई आके बैठे हैं, उनके साथ शायद उन्होंने कुछ गुजराती में भी काम किया हो, लेकिन उनकी भी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। उनकी मातृभाषा मालवी थी और उनको मालवी की बात कोई कर दे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि पत्रकार थे और उनका बुनियादी हुनर भाषा का था, तो उनके कान बहुत सधे हुए थे। तो कहीं से कोई बगल में कुछ बोल रहा हो दूर, तो वहां से वो पकड़ के बता देते थे कि ये आदमी उड़िया होगा, जिनको लहजा कहा जाता है, अंग्रेजी में एक्सेंट कहा जाता है। बहुत जल्दी पकड़ते थे वो किसी का भी। ज़्यादातर बताते नहीं थे, लेकिन जब बताते थे तब पता लग जाता था। लेकिन उनका खुद का एक्सेंट इतने सालों में कभी नहीं बदला। वो जहां मुंह खोलते थे आपको उनका पता मालूम चल जाता था कि ये आदमी इंदौरी है। इंदौर में इंदौरी नहीं होते, इंदौर में इंदौरी होते। और ये जो छोटी मात्राओं को लगाने का चलन है, वो उनका आजीवन नहीं गया, आमरण नहीं गया। और मैं आपको उसका एक सैंपल देता हूँ, क्योंकि वो गुजरात में भी चलता है। इंदौर कोई गुजरात से बहुत दूर नहीं है, ये राजस्थान में भी चलता है। बड़ी मात्राओं को छोटा बना दिया जाता है, तो मालवा के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है कि इस बोली पे तुमको नाज है ए मालवा वालों, मिनी चटई बिछाई तो तूने क्यों उठाई सिपाही। क्योंकि मालवा का व्यक्ति मैंने चटाई बिछाई तो तूने क्यों उठाई सिपाही नहीं कहेगा, वो कहेगा मैंने चटाई बिछाई तो तूने क्यों उठाई सिपाही। तो ये हिंदी की सच्चाई है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हिंदी को अपनी मातृभाषा कहते हैं, वो एक नहीं तो दो पीढ़ी पहले उनके परिवार में मातृभाषा हिंदी नहीं थी। मेरी माँ की शेखावाटी है, पिता की मालवी थी। बिहार के लोगों से मिलेंगे तो आपको बज्जिका मिलेगी, अंगिका मिलेगी, भोजपुरी मिलेगी, मगही मिलेगी, मैथिली मिलेगी।
तो ये पहली बात हिंदी की हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदी उस तरह से हम जैसे आज देखते हैं इस रूप में कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं है। और यहाँ पे जो भाषा विज्ञान जानते हैं ऐसे लोगों ने मुझे ये समझाया था कि भाषाएं उन लोगों के बीच में बनती हैं और बढ़ती हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं। और फिर भाषाएं विश्वविद्यालयों में जाती हैं, जहां जाके वो जीवाश्म हो जाती हैं। तो भाषा जीवन से निकलती है, और खासकर जो लोग हाथ से काम करते हैं, अगर मान लीजिए ये माइक्रोफोन अभी काम नहीं कर रहा होता, कोई दिक्कत आती और मुझे उनकी मदद चाहिए होती, तो मैं कैसे कहता? मुझे कुछ संज्ञाओं और क्रियाओं को जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ कुछ एको आ रहा है, कुछ आवाज गूंज रही है। यहाँ से भाषा बनती है जब हम किसी को अपने आसपास कुछ जरूरत की चीज बताना चाहते हैं, और इसीलिए मातृभाषा पूछी जाती है, क्योंकि जरूरत की चीजें सबसे पहले मां से मिलती हैं हमको। भाषाओं का सबसे बड़ा नुकसान किसी एक चीज ने कब किया होगा? कोई बताना चाहेगा? ये सवाल है आप लोगों के लिए। ऐसी कोई एक चीज जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भाषाओं का नुकसान हुआ है? खेती, खेती, खेती। क्योंकि खेती के आने के बाद भाषाएं बहुत तेजी से कम हुई। ये जो भाषाओं का केंद्रीयकरण है वो खेती से शुरू होता है। हमारे यहाँ कई तरह की बातें चलती रहती हैं कि कौन सी भाषा सबसे पुरानी है, कौन सी भाषा नई है। ये राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना राजनीति करना कठिन होता है। लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ मालवा में एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल होता है, चड्डी कसना। मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना। और आप देखिए भाषा जहाँ से शुरू होती है वहाँ नीचा दिखाने की इच्छा नहीं होती। माँ जब बच्चे से बात करती है तो उसकी इच्छा ये होती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी बलवान हो, बातचीत करना सीख ले। माँ बच्चे को ये नहीं बताती कि तू संस्कृत में ही बात करना या तमिल में ही बात करना। माँ चाहती है वो बात करे। हम लोग अंत में इस पे लौट कर आएंगे। लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूं कि प्राचीन काल में जो लोग संस्कृत में शास्त्रीय काम करते थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रचे, वो जब घर जाते होंगे तो अपनी बुआ से कैसे कहते होंगे कि भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो। कोई बहुत गरिष्ठ संस्कृत का सूक्त बताते होंगे क्या? कैसे कहते होंगे कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, या आज थोड़ा पेट में अपच है। ये सब कैसे कहते होंगे? हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिन्होंने शास्त्रीय काम किया है वो घर पे भी शास्त्रीय भाषा में ही बात करते होंगे, और ये भुलावा है। क्योंकि शास्त्र की भाषा विशेष होती है, क्योंकि वो गहराई का काम होता है, एकांत का काम होता है। एकांत का काम करने के लिए आपको दूसरों से अलग होना पड़ता है, जबकि हमको बनाया दूसरों नहीं है, लेकिन वो काम करने के लिए हमको अलग हटना पड़ता है। किसी भी समाज में शास्त्र की भाषा वहां के लोगों की भाषा नहीं होती। ये केवल हिंदुस्तान के बारे में या भूटान के बारे में या अमेरिका के बारे में नहीं है। ये मनुष्य समाज की सच्चाई है। जब विशेष काम होता है तो उसकी भाषा विशेष हो जाती है। शेष से उसमें
वी वी आमतौर पे नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल होता है, हमेशा नहीं, लेकिन देश होता है, विदेश होता है, माता होती है, विमाता होती है, आजकल तो विकास होता है, सबका होता है। तो इससे अंतर समाज और शास्त्र की भाषा का ये अंतर तो ठीक है, ये बचाया जा सकता है क्योंकि समाज का भी अपना शास्त्र होता है, लेकिन शास्त्र में विशेष रुचि राज्य की होती है, क्योंकि राज्य के लिए शास्त्र बहुत काम आता है और राज्य का शास्त्र और समाज का शास्त्र अलग होता है। राज्य का शास्त्र मैं आपको पहले समाज के शास्त्र का एक उदाहरण देता हूं। हिंदी में इससे बेहतर किताब आपको नहीं मिलेगी अपनी लिखाई ठीक करने के लिए, और ये बहुत पुरानी किताब है, जिसके बाद से इससे आपको हिंदी की दशा का अंदाजा लग जाएगा कि इससे बेहतर आज तक कोई किताब लिख नहीं पाया। अंग्रेजी में मेरे पास, पत्रकार हूं, मेरा काम है, मेरे पास इतनी स्टाइल गाइड्स हैं अंग्रेजी की किताब के रूप में, और फिर कंप्यूटर में और अलग से हैं, हिंदी में एक ही है। और मुझे जब अपनी पहली किताब पे काम कर रहा था जो हिंदी में है, तो मुझे थोड़ा उर्दू फारसी के बारे में पता है। तो जब हिंदी में लिखना शुरू किया मैंने, 2011 की बात कर रहा हूँ ये, तो मैं नुक्ते लगाता था, जमीन लिखता था, जमीन नहीं लिखता था। अब किताब लिखनी थी तो मुझे कारण पता करना था, तो मैं कुछ विद्वानों से जा के मिला, कोई इसका समाधान नहीं कर पाया कि उसको लगाना है या नहीं लगाना है। मेरे जो उस समय संपादक थे अनुपम मिश्र, वो खुद तो लगाते नहीं थे, लेकिन वो सामने वाले पे कुछ आग्रह नहीं करते थे। उनका संबंध मेरे साथ थोड़ा मतलब माँ टाइप ही था कि वो नियम नहीं बताते थे, मदद करते थे। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के यहाँ गया, खोला, तो उन्होंने इतने आसानी से उस शंका का समाधान कर दिया जो बड़े से बड़े ज्ञानी नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है, किशोरीदास वाजपेयी बहुत तगड़े शास्त्रीय व्यक्ति थे, लेकिन ये समाज का शास्त्र है। और उन्होंने जो मुझे कारण बताया, उनका मोटा मोटा कहना यह है कि जमीन रहा होगा फारसी का शब्द, अब तो ये हमारा हो गया, हम जैसा इस्तेमाल करना चाहें करेंगे। और फिर मुझे ये पता है कि अरबी में 4 ज़ होते हैं और वो अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं, और हम लोग उसका भेद जानते नहीं हैं। हम क्या, ईरान के लोग नहीं जानते, वो लिखते हैं लेकिन उच्चारण नहीं करते, क्योंकि वो अरबी में ही होता है। ज़ौद होता है, ज़ोए होता है, ज़ाल होता है, तो और अरबी में उसमें फिर ज और ज भी जुड़ जाता है। तो अगर हम नुक्ते लगाना शुरू करें तो कितने लगाएंगे? और ये कौन बताएगा कि जमीन में ज़ौद लगा है या ज़ौल लगा है? तो अब हमारा हो गया, तो हम जैसा इस्तेमाल करना चाहें करेंगे। अगर हम उसमें ज़्यादा नुक्ते लगाएंगे दूसरों के सामने, तो वो चड्डी कसना ही होगा। और इस चड्डी कसने के लिए उर्दू में एक शब्द है जिसको कहा जाता है नुक्ताचीनी। माँ कभी नुक्ताचीनी नहीं करती, ये चड्डी कसने वाला ही काम है। तो समाज का शास्त्र आपको ताकत देता है, आपको साधन देता है, और राज्य का शास्त्र नियंत्रण का काम करता है। इसीलिए राज्य का शास्त्र मानक पे बहुत वजन डालता है, लेकिन समाज का शास्त्र आपको बहुत उलझी हुई चीज में मसला सुलझा के देता है।
तो ये एक भेद हम लोग ध्यान रखें, खासकर हिंदी के संदर्भ में, क्योंकि हिंदी में एक शास्त्र समाज का है और एक राज्य का है, और इन दोनों की मिडफील्ड आज तक मुझे मिली नहीं है। एक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री थे हिब्रू के, उनका नाम था मैक्स वाइनराइक। उनके नाम पे एक उक्ति चलती है जो उनकी नहीं थी, उनकी एक कक्षा में किसी और ने आके कहा था, जब वो बोली और भाषा का अंतर बता रहे थे। तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कि अ लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद एन आर्मी एंड अ नेवी। आप जिसमें बोलते हैं वो भाषा है या बोली, ये इससे तय होगा कि आपकी लाठी कितनी बड़ी है। क्योंकि जब हम यहाँ पे नियंत्रण के शास्त्र पे आते हैं तो जिसकी लाठी होती है भैंस उसी की मानी जाती है। इसमें भैंस से कोई पूछा नहीं जाता, भैंस को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और सबसे बड़ी लाठी हमारे समय में राज्य की है। तो राज की भाषा कभी भी समाज की भाषा नहीं होगी, क्योंकि राज का काम ही नियंत्रण से चलता है, समाज का काम नियंत्रण से नहीं चलता। जब समाज पे राज्य हावी हो जाए तो समाज भी फिर नियंत्रण की ओर आता है। तो उसका फिर ये नतीजा होता है कि हम खबर में सुनते हैं कि सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रस्ताव का मेज थपथपाकर अनुमोदन हुआ। तो इस तरह की हिंदी के कई चुटकुले चलते हैं। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, चुपके चुपके नाम की, शायद आपने देखी हो। उसमें धर्मेंद्र जो किरदार अदा करते हैं उसका नाम है परिमल त्रिपाठी, और वो हिंदी में इतनी यातना देते हैं, लौहपत गामिनी वगैरह उसमें सब आ जाती है। तो ये हिंदी का एक डरावना स्वरूप है जो शायद गुजरात में बात करने में डर ना लगे, क्योंकि आप लोग गुजराती से हैं। हिंदी के विद्वानों के बीच में ऐसा कह दें तो मामला बहुत पलट जाता है। एक और अंतर यह होता है कि समाज के शास्त्र में अर्थ को सीमित नहीं किया जाता। समाज के शास्त्र की डिक्शनरी नहीं होती, शब्दकोश नहीं होता। वो शब्दकोश व्यवहार से आता है, जीवन से आता है। तो आप देखेंगे पुरानी जुबानों में आपको पर्सनल एंटाइटलमेंट के लिए कोई शब्द नहीं मिलेगा। आज हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत का शब्द है अधिकार। अधिकार जो संस्कृत जानते हैं वो बताएं अगर मैं जो कह रहा हूं वो गलत है। अधिकार साधना से अर्जित किया जाता है, अधिकार मिलता नहीं है आपको। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मल्लिका जी इस कार्यक्रम को संचालित करने की अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने ये अधिकार अर्जित किया। इसलिए नहीं कि उनका किसी एक कुल में जन्म हुआ था, क्योंकि पर्सनल एंटाइटलमेंट के लिए शब्द नहीं है संस्कृत में। हम संस्कृत को छोड़ देते हैं, अंग्रेजी में आ जाते हैं। अंग्रेजी में शब्द होता है राइट। आप देखिए, अब राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंसल्ट अदर पीपल भी है, राइट टू अनॉय पीपल भी कर सकते हैं। आप राइट शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, राइचस से निकलता है, यानी सीधा सच्चा रास्ता। पर्सनल एंटाइटलमेंट नहीं है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बनी हुई चीजें। और कोई शब्द बताएगा इसका, इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? हक। तो हक कौन सी जुबान का शब्द होगा? उर्दू का नहीं है। हक अरबी का शब्द है। कोई अर्थ बताएगा इसका? हक का अर्थ होता है सत्य, और ये खुदा का नाम है। अनल हक मंसूर का कहा हुआ है, यानी मैं सत्य हूं। उससे हकीकत निकलता है। और आपको कुछ ऐसे गांधीवादी भी मिलेंगे जो नाहक मिलन भी करते हैं।
लेकिन हक का मतलब है सत्य, और सत्य के आधार पे जो हिस्सा मिलता है वो आप कह सकते हैं आपका हक है, क्योंकि वो सत्य पे आधारित है। अरबी में भी पर्सनल एंटाइटलमेंट के लिए शब्द नहीं है, पुरानी भाषाओं में है ही नहीं। और इसको समझने का तरीका आपको फिर से जीव शास्त्र से मिलेगा। जीव शास्त्र हमको बताता है कि हम सामाजिक जीव हैं, हमारा विवर्तन यानी एवोल्यूशन एक सामाजिक जीव की तरह हुआ है, हम दूसरों के बिना कुछ है नहीं। तो ये जो पर्सनल इंटाइटलमेंट का आवरण हमने ओढ़ लिया है, ये बहुत नई चीज है, और ये कितने टाइम चलेगी हम जानते नहीं हैं। तो ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसका खोखलापन जरा अपने जहन में रखें। यहां पे अगर मैं अभी बात कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये किसी तरह का सेपरेशन नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं वो मुझे ऐसे ही लोगों से पता चली है, इसीलिए मुझे विशेष होने से डर लगता है। जब शेष के साथ हैं तो मजा ज्यादा रहता है, विशेषता में अकेलापन रहता है। तो भाषा इतनी बदलती क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि जिन शब्दों का अर्थ पहले कुछ था वो अब कुछ और हो गया? ऐसा ही एक शब्द इलाका आपने सुना होगा। इलाके का अर्थ क्या होता है? विस्तार। मूल अरबी से आता है ये शब्द, और इसका मतलब होता है रुचि। मतलब आप में से कई लोगों की मैनेजमेंट में इलाका है, जहां से फिर वो आपका क्षेत्र बन जाता है। और वैसे क्षेत्र भी इलाके की तरह ही है, क्षेत्र का भी वही माने हैं, लेकिन क्षेत्र से फिर खेत भी हो जाता है। और फिर जो लड़े दीन के हेत शुरा सोही, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न चाड़े खेत, वहां पे खेत का मतलब रणभूमि हो जाता है। लैटिन का एक शब्द है स्पिरिटुस, मतलब जो जीवित है। तो आप देखिए उससे क्या क्या निकलता है। स्पिरिटुस से स्पाइरल निकलता है, स्पाइरल अप स्पाइरल डाउन। स्पिरिटुस से एस्पिरेशन निकलता है। फिर आप अगर उसको थोड़ा बाहर ले आए तो पसीने की तरह बाहर आ जाता है, पर्स्पिरेशन हो जाता है। अगर आपके मन में वो बड़ी प्रेरणा डाल दे तो वो इंस्पिरेशन हो जाता है। और अगर आप साथ मिलके लोगों के उसे करें तो फिर वो कॉन्स्पिरेशन भी हो जाता है। कॉन्स्पिरेसी भी यहीं से आता है, और ये सब स्पायर से आ रहा है, स्पिरिटुस से आ रहा है। पर्स्पिरेशन, कॉन्स्पिरेसी, एस्पिरेशन, स्पाइरल अप स्पाइरल डाउन। भाषाओं की यात्राएं ऐसी होती हैं। जो हमको दिखता है वो पेड़ का ऊपरी हिस्सा है, हमको जड़ें नहीं दिखती। और वैसे पेड़ की शायद उपमा देना ठीक ना रहे, बेहतर उपमा है भाषाएं नदियों की तरह होती हैं। जो भी नदी बड़ी होती है वो नदी बड़ी तब होती है जब उसमें दूसरी नदियां मिलती हैं। अब लोगों ने यह तय कर लिया कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से है। किसी के पास कोई ऐसा दस्तावेज है कि गंगा ने आके कहा हो कि मेरा उद्गम गंगोत्री में? ये हमने तय कर लिया है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, सरिता जल जल निधि महु जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी का एक काम है, जल निधि यानी सागर का पानी वापस सागर तक पहुंचाना। क्योंकि वो पानी आया कैसे? सागर ने बादल के रूप में भेजा था। तो अब ये सहज बात है, हर किसी को पता होती है, लेकिन फिर लोग पढ़ लिख जाते हैं, खासकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर उनको नदी का पानी देखकर बड़ा खेद होता है कि ये बर्बाद होके सागर में जा रहा है। तो इसको बांधें कैसे? और इस बांधने के चक्कर में समाजों का नदी के साथ जो बंधन है वो टूट जाता है। क्योंकि बंधन, हर रिश्ता एक बंधन है।
तो हम एक बार ये जान लें कि बातचीत बड़ा सुंदर शब्द है। बातचीत में वार्ता और चिंतन दोनों है। इसका फारसी में आप पकड़ेंगे तो गुफ्तगू हो जाता है। गुफ्तन यानी सुनना, और गोयन यानी कहना। यह आपको हर भाषाओं में मिल जाएगा। ऐसे कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं भाषा का एक मूल स्वभाव है जो हर मनुष्य में है, और हो सकता है वो सही हो, लेकिन भाषा बातचीत का मूल तरीका नहीं है। आप में से सभी लोग, हर व्यक्ति एक माँ और एक पिता का जना हुआ होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को। बच्चों को पहला शब्द पकड़ने में कितना समय लगता है? मतलब वो जो म और अम्बा वगैरह छोड़ के जो ओष्ठ्य शब्द हैं, ओष्ठ्य और कंठ्य है। अ, ब, म। बच्चे सबसे पहले जो जोड़ते हैं वो अम्बा जोड़ते हैं, अम्बा। लेकिन जबान की मदद से पहला शब्द बनाने में कितना समय लग जाता है? 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल लगते हैं शुरुआती शब्दों को पकड़ने में। बातचीत बुनियादी करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन पैदा हुआ बच्चा संगीत की बुनियादी चीजें जानता है, नृत्य की बुनियादी चीजें जानता है। और ऐसा पहले लोग कहते थे कि बच्चा जब मां के पेट में हो तब वो कई चीजें समझता है। आज ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। MRI, FMRI जो एक नई पद्धति है, उससे ये पता लग चुका है कि मां के पेट से अजन्मे शिशु को ध्वनियां समझ में आने लग जाती हैं। और अगर आप छोटे बच्चे के सामने भी कुछ चुटकी बजा के आहू करके, जिस तरह से लोग बच्चों के साथ करते हैं, करेंगे, तो बच्चा एकदम मुस्कुराएगा कि उसको पता है। तो जो मूल कलाएं हैं मेरी समझ से वो ये 6 हैं: संगीत, नृत्य, खेलकूद, चित्रकारी, शिल्प और भोजन। ये विनोबा से किसी ने एक बार पूछा था कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो विनोबा ने कहा सबसे बड़ी कला है स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाना लोगों को। और ये मूल कला है। आप अच्छा खाना बना के किसी को भी रिझा सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका राजनीतिक करियर किसी प्रधानमंत्री को अच्छा खाना खिला के ही खड़ा हुआ है। नाम नहीं लूंगा किसी के। तो ये 6 मूल कलाएं हैं और बातचीत का आधार यहीं से आता है। इसके बाद दूसरे दर्जे की एक कला आती है जो है भाषा। लेकिन भाषा बोली हुई, सुनी हुई, वो बच्चे को लगभग 5-1 साल तक समझ में आ जाती है। तब तक बच्चे को पता लग जाता है कि आवाज मिला के क्या करना है। तो उसको ये समझ में आ जाता है कि च श मा मतलब ये चश्मा, या किसी दूसरी भाषा में ऐनक कह लीजिए। ध्वनि से वो ये कनेक्शन धीरे धीरे बार बार बताया जाता है। जैसे जानवरों को सर्कस में ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। और आज न्यूरोसाइंस बता रहा है कि सीखने का तरीका सभी जीवों का एक ही होता है। यानी कीड़ा भी उसी तरह से सीखता है जिस तरह से वनस्पति सीखते हैं, और उसी तरह से हम सीखते हैं, और कोई तरीका नहीं है। उसकी बायोकेमिस्ट्री वही है, एक ही बायोकेमिस्ट्री है लर्निंग की। भाषा के बाद एक बाहरी दर्जे की कला आती है जो है लेखन, जहां पे अर्थ, जो हम पहले ही देख चुके हैं, स्पिरिटुस से कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच के हम देख चुके हैं कि अर्थ कितनी जल्दी बदल जाते हैं। तो अर्थ बच्चों को हम समझाते हैं और फिर उस अर्थ को एक ध्वनि के साथ आकार से जोड़ के उस पे अर्थ लगाते हैं, और यह है लिखना।
इसीलिए लिखना इतना कठिन होता है। लिखना इसीलिए इतना कठिन होता है। आप में से कोई बताएगा लिखने का सबसे पुराना प्रमाण क्या है और कहां से? इससे लिखने का स्वभाव आपको पता लग जाएगा। तुक्का लगा लीजिए। सब जी नहीं, वो लेखन नहीं है, वो कला है, चित्रकारी है, वो तो हजारों साल पुरानी है। लिखाई का सबसे पुराना प्रमाण मेसोपोटामिया से है, और वो 4-5 हजार साल से ज्यादा पुराना नहीं है, और वो गुलामों का हिसाब किताब है, महिला गुलामों का। लिखने की जरूरत कभी भी समाज को नहीं पड़ती, समाज के शास्त्र लिखे नहीं जाते। लिखने की जरूरत राज्य को होती है, क्योंकि राज्य को अकाउंटिंग चाहिए। और लिखाई की शुरुआत अकाउंटिंग से ही होती है। इसमें कोई अचरज नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दफ्तर चलता था उसको राइटर्स बिल्डिंग कहते थे। लोगों को आजकल ये बताने में अच्छा भी लगता है कि आई एम ए राइटर, मैं लेखक हूं। लेखक को कई बार कार्यक्रम जो बनाते हैं, आयोजन करते हैं उसका, उनको लगता है लेखक कहने से शायद इनको ठीक नहीं लगेगा, तो उसके आगे वरिष्ठ लगा देते हैं। तो मुझ पर कई जगह पे, जैसे अभी विशेष आतिथ्य का आरोप लगा, तो ऐसी जगह आजकल क्योंकि बाल सफ़ेद हो गए हैं तो कई जगह पर वरिष्ठ पत्रकार होने का आरोप लगता है। और एक और है पर्यावरणविद। ये 3 ही विधाएं हैं जिनमें विद्वान होते हैं: पर्यावरण, शिक्षा और कानून। शिक्षाविद होते हैं, कानूनविद होते हैं और पर्यावरणविद होते हैं। बाकी किसी विधा में विद्वान नहीं होते, क्योंकि विद लगता ही नहीं है, बाकी सब विदाउट हो जाते हैं। तो ये अब लोगों को लगता है कि इनको शायद ठीक ना लगे, तो उसकी जो पराकाष्ठा है वो है गांधीवादी चिंतक। अब मुझ पे भी ये आरोप लगने लगे हैं गांधीवादी चिंतक होने के, और मुझे बड़ी चिंता होती है इससे। और मुझे ऐसा लगता है गांधी जी का होते तो उनको और ज्यादा चिंता होती। तो जो लोग लेखन का काम अच्छा करते हैं, तुलसीदास जी, इनके पास लेखन में ये क्षमता होती है कि वो अपनी लिखाई को संगीत के पास ले जाते हैं और उसको अर्थ से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए जो सबसे बड़े लिखने का सबसे बड़ा काम है वो कवि करते हैं। मुझ जैसे पत्रकार कलम घसीट अगर दिन अच्छा हो तो अपनी लिखाई को बोली हुई भाषा के पास ले आते हैं। और ये सपने देखा करते हैं कि कभी हम भी अपनी लिखाई को संगीत के पास ले पाएंगे, ले जा पाएंगे। मैंने आपसे कहा कि भाषा को समझने के लिए ठीक रूपक, ठीक उपमा नदी की है। तो एक बार हम जरा अंग्रेजी नाम की नदी को आजमा लेते हैं। अंग्रेजी का आप इतिहास देखने चलेंगे तो जो स्टोनहेंज बनाने वाले नियोलिथिक फार्मर्स थे, उनकी भाषा क्या थी ये पता नहीं है आज। लेकिन आज आनुवांशिकी पे शोध ये बता रहा है कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोगों ने उन लोगों के सभी पुरुषों को मार दिया था, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का डीएनए नियोलिथिक फार्मर्स का मिलता ही नहीं है अब इंग्लैंड में। तो उनकी भाषा क्या थी हम नहीं जानते। लेकिन जो इंडो यूरोपियन लोग वहां जाके बसे, उनकी भाषा को आज हम केल्टिक जैसा मानते हैं, केल्टिक से जुड़ी हुई है। और फिर 2000 के आसपास जूलियस सीजर ने रोम का शासन वहाँ लगाया, तो फिर केल्टिक में लैटिन मिलती है। अब वो उसका क्या खिचड़ी पकी होगी ये हम नहीं जानते, क्योंकि अंग्रेजी की जड़ें बहुत तेजी से 5वीं शताब्दी के बाद बदलती हैं, जब बड़ी संख्या में जर्मनी से लोग आ जाते हैं
और वो जर्मनी के एक प्रांत से आए हैं जिसका नाम है सैक्सनी। तो क्योंकि वो इंग्ला तेरा पहुंच गए हैं तो वो एंग्लो सैक्सन्स कहलाते हैं, और वहां से अंग्रेजी का बेस जर्मन हो जाता है। अंग्रेजी इस नाते बड़ी अजीब जुबान है, उसमें जर्मैनिक भाषाओं का प्रभाव भी है और रोमांस भाषाओं का भी है। तो उसके बाद बड़ी संख्या में वाइकिंग्स हमला करते हैं इंग्लैंड पे 7वीं शताब्दी से शुरू होके, जो डेनमार्क से आ रहे हैं, नॉर्वे से आ रहे हैं। तो वो अपने साथ ट्यूटोनिक भाषाओं का शब्दकोश लाते हैं। इसी वजह से अंग्रेजी में आप देखेंगे स्पेनिश में, इटालियन में, फ्रेंच में गुरुवार का दिन जुपिटर से या जियस से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में वो थर्सडे है, यानी थॉर से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको प्रभाव आज भी दिख जाएगा, वेंसडे भी यही है। उसके बाद 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है और नॉर्मन्स इंग्लैंड पे कब्जा कर लेते हैं जो फ्रांस से आए हैं। लेकिन जैसे नॉर्मन शब्द आपको बताता है, वो असली में नॉर्थमैन हैं जो स्कैंडिनेविया से आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फ्रेंच हो चुके हैं। तो उसके बाद अंग्रेजी में बड़ी संख्या में फ्रेंच शब्द आने शुरू होते हैं, और यहां पर आकर वो खिचड़ी तैयार हो जाती है जिसपे फिर चौसर आएगा, स्पेंसर आएगा, शेक्सपियर आएगा, एक के बाद एक लोग आते चले जाएंगे। और आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में है। वैसे मैंडरिन है संख्या में, लेकिन चीन में भी लोग अंग्रेजी ही सीख रहे हैं। तो अंग्रेजी के दबदबे की बात तो हर कोई कहता रहता है। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन भी चले हैं खूब, जिन लोगों ने चलाए वो हट गए, अंग्रेजी नहीं हटी। तो जिस भाषा से हम इतने आक्रांत महसूस करते हैं, वो भाषा कितने आक्रमणों से बनी है। मतलब उसमें भयानक हिंसा आपको दिख रही है। तो आप उस तरह से देखें तो अंग्रेजी असली में पिटे हुए लोगों की भाषा है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते, क्योंकि हमें वही नदी दिखती है जो हमारे सामने से जा रही होती है। वो कहां कहां से आ रही है, उसमें कौन कौन सी नदियां कहां मिली हैं, ये हमको नहीं दिखता। हिंदी का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। हिंदी, जिन विद्वानों ने इसका अध्ययन किया है, वो लगभग 700 से 1000 साल का मानते हैं, और उसमें भी इतनी भाषाएं जुड़ती चली जाती हैं। कहीं से अपभ्रंश है, कहीं से। वैसे कौन लोग रहे होंगे जो अपनी भाषा को अपभ्रंश कहते होंगे? ये सुन के बड़ा अचरज होता है, हाँ, कि कोई संस्कृत विद्वान अपनी घर पे जाके बुआ से कहे कि मुझे जरा रोटी खिला देना, मैं तुमसे अपभ्रंश में बात कर रहा हूं। जाहिर है ये दूसरे लोगों का लगाया हुआ शब्द होगा। जो लोग उस भाषा में बात करते होंगे वो अपनी भाषा को अपभ्रंश नहीं कहेंगे। तो फिर उसमें वैसे हिंदी शब्द ही फारसी से आता है, तो नाम ही आपका फारसी से आ रहा है। फिर उसमें अरबी आ जाएगी, तुर्की आ जाएगी, भोजपुरी आ जाएगी, इतनी सारी। और मैंने शुरू करते हुए आपसे कहा कि मालवी और शेखावाटी के मिलने से मेरी हिंदी बनी है। तो इतनी चीजें जुड़ के हिंदी में आती हैं, लेकिन जो राजभाषा हिंदी है वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहती। उसका काम चड्डी कसने से चलता है, उसे नियंत्रण करना है। और नियंत्रण शब्द को भी अगर खोल के देखें तो उसमें यंत्र है, यंत्र से यंत्रणा होती है। यंत्रणा का जब अपभ्रंश किया जाता है तो यातना हो जाती है। तो हमने हिंदी का एक ऐसा स्वरूप बना लिया है जिससे हम अपने लोगों को यातना देते हैं, और ये करना जरूरी नहीं है।
यंत्रों की बात चल पड़ी तो आप देख लीजिए, हम सबके पास आज मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर पे काम करते हैं। आप में से कितने लोग गुजराती में या हिंदी में या मराठी में फ़ोन पे कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं बिना दिक्कत के? बिना दिक्कत के कर लेते हैं? आप लोग जब फाइल भेजते हैं तो फॉन्ट भेजना पड़ता है क्या? अंग्रेजी में नहीं भेजना पड़ता। ये दिक्कत अंग्रेजी में भी आई थी 1960 के दशक में, जब पहले कंप्यूटर्स आए थे तो अमेरिका में ये दिक्कत आई थी और सरकार ने एक समिति बना के कहा कि इसको ख़त्म करो। तो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया जिसको एस्की कहा जाता था। आप लोगों के कीबोर्ड पे आता होगा एस्की कीबोर्ड वगैरह। जब एस्की को दूसरी भाषाओं के लिए खोला गया तो वो यूनिकोड बन गया। आज भी मैं हिंदी में काम करता हूँ, हिंदी के बड़े प्रकाशकों को भीतर से जानता हूँ, यूनिकोड पे काम नहीं करते, चोरी के फॉन्ट पे काम करते हैं। और भारत सॉफ्टवेयर का सुपर पावर कहा जाता है, यानी हम पूरी दुनिया के लिए कोड लिख देते हैं लेकिन हम अपनी भाषा में अपना काम करने के कोड नहीं लिख सकते। हमारे सॉफ्टवेयर से अरबपति बने हुए विद्वान लोग पानी से लेकर स्वास्थ्य की सारी समस्याओं का निदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भारतीय भाषा में कंप्यूटिंग पे काम नहीं कर सकते। ये हमारी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ तो ये समस्या बहुत गंभीर है भारतीय भाषाओं की। इस पर मैंने शुरू कर दिया तो मेरा ये बहुत पुराना खाता है, आप लोग ऊब जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको देख लीजिए। एक सज्जन है बिल गेट्स, आजकल स्वास्थ्य की समस्याओं का निदान कर रहे हैं, शिक्षा का कर रहे हैं, विंडोज का नहीं कर पाए। विंडोज के जो बग्स हैं वो वैसे के वैसे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब, ये राज का नियंत्रण का तरीका होता है कि आप चोरी से काम करो। और अगर आप पर्सनल कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे तो वो केवल चोरी का इतिहास है, और उसमें जो जितने बड़े चोर थे वो आज उतने बड़े अचीवर कहे जाते हैं। एक आपको अंदाजा दे रहा हूँ, ये आप ढूंढने चलेंगे पर्सनल कंप्यूटर का इतिहास तो पालो आल्टो नाम की जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे जेरोक्स की लेबोरेटरी में पहुँचेंगे, जहाँ से जिन लोगों ने चुराया उनका नाम बहुत बड़ा हो गया। तो जो काम एक समय कृषि ने किया, यानी भाषाओं को बहुत सीमित कर दिया, वो हमारे समय में यंत्रों से हो रहा है। और एक यंत्र सामने मुझे बता रहा है कि मेरा समय भी पूरा हो रहा है। तो आगे चलते हुए हमें क्या देखना है, मैं दो विचार के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। पहला विचार यह है कि हिंदी को अपने आप को दूसरी भाषाओं की संतान के नाते देखना शुरू करना चाहिए। हमको दक्षिण के लोगों को जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि तमिल लोग हिंदी सीखें। मेरे बस में हो तो मैं इसको पलट दूंगा। मैं हिंदी की एक समिति बना के उसको तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बिठाऊंगा और उनसे कहूंगा ये मालूम करो कि तमिल से हिंदी को क्या मिल सकता है। जब हम अपने पुरखों से मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं, तो हम उनका नियंत्रण नहीं करते, हम उनका मान करते हैं। हिंदी को अपनी उन सारी भाषाओं का पहले मान करना सीखना पड़ेगा जिनसे वो बनी है, और ये चड्डी कस के नहीं होगा, राजभाषा से नहीं होगा। ये स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को देखिए कितनी भाषाएं जानते थे। मैं विनोबा की बात नहीं कर रहा, जो थोड़ा उद्भट किस्म की प्रतिभा थे और पता नहीं कितनी भाषाएं जानते थे। गांधी जी 11 जानते थे, और ये भाषाएं गांधी जी ने नेट क्लियर करने के लिए या कोई पीएचडी करने के लिए या कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगा या हिंदी समिति में कहीं नौकरी मिल जाएगी, इसके लिए नहीं किया। अपने लोगों से बात करने के लिए उनकी भाषा सीखी, उनसे ये नहीं कहा कि तुम मेरी भाषा सीखो। तमिल, मलयालम, उड़िया, बंगला, ये हिंदी से ज़्यादा पुरानी भाषाएं हैं। हमको अपने संबंधियों का मान करना आना चाहिए। अगर किसी कारण से आज हमारा संख्या बल उनसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम, अकबर इलाहाबादी का शेर है कि हम उन तमाम किताबात को काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं।
हमने जो राजभाषा का स्वरूप बना लिया है वो अपने बाप को खपती समझने का स्वरूप है, और इससे हमको बचने की जरूरत है। तो पहला विचार जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा वो ये है। और दूसरा ये है कि अंग्रेजी की ताकत, जो अंग्रेजी का इतिहास है उससे तो है, क्योंकि उसमें कई भाषाओं का संगम है, कई इलाहाबादों से अंग्रेजी खड़ी हुई है। लेकिन अंग्रेजी की ताकत आज पिछले 100 साल में अमेरिका में जो ज्ञान विज्ञान में निवेश हुआ है उसकी वजह से। आप कोई भी विषय पकड़ लीजिए, अभी आपको अंग्रेजी में इतना बढ़िया शास्त्रीय साहित्य मिलेगा उस विषय पे, हिंदी में उसके लिए शब्द नहीं मिलेंगे। लेकिन 100 साल पहले अंग्रेजी में भी नहीं थे, तो फिर अंग्रेजी में कैसे आ गए? काम करने से आ गए। जब आप अपना काम जिस भाषा में करते हैं वो भाषा अपने आप ताकतवर हो जाती है, उसकी पहुंच बढ़ जाती है। तो हमें, अगर हम हिंदी में अपना काम करेंगे, हिंदी में क्रियाएं संज्ञाएं ढूंढेंगे, एक दूसरे का सुख दुख पूछेंगे, तो अपने आप हिंदी समृद्ध हो जाएगी। अगर हम तमिल से जाके तमिल का सुख दुख पूछेंगे तो उससे तमिल को फायदा हो चाहे ना हो, हिंदी को बहुत फायदा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आज हर कोई परोपकार पे आमादा है, दूसरों को ठोक ठाक के ठीक करना, दूसरों का विकास करना, यही हमारे समय का धर्म हो गया है, और ये अपधर्म है। हमें थोड़ा स्वार्थ चाहिए, हमें स्वार्थी होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हिंदी अपनी बुआ से, मौसी से, चाची से, काका से, दादा से, बाबा से क्या ले सकती है। अगर हमें हिंदी के भविष्य की चिंता है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हिंदी दूसरी भाषाओं से क्या ले सकती है, और हिंदी जो आज हमारी समस्याएं हैं उनको समझने में, समझाने में कितनी मदद कर सकती है। अगर हम ऐसा करने का मन बनाते हैं तो पहले तो हमारा भला होगा, और अगर हिंदी में काम करने वालों का भला हो तो फिर हिंदी का भी भला अपने आप हो जाएगा। उसमें स्पिरिटुस से एस्पिरेशन भी आ जाएगी, लेकिन उसके पहले पर्स्पिरेशन लगेगी। तो आप लोग ये करने का सोचेंगे, ऐसा मानते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मेरा समय पूरा हो गया है। नमस्कार। माननीय जोशी जी, आज आप अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन आए और न केवल हिंदी पर दूसरी विविध भाषाओं के बारे में आपने इतनी रोचक और गहरी बातें बताई। हम उसके लिए आपके आभारी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर जल्दी आएंगे और हमें फिर और बातों से साझा करेंगे। प्रकाश भाई रहते हैं, मैं तो टिकट ढूंढता रहता हूँ।